कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे हैं। और आज स्वागत है आपका आज इस नए वीडियो में। फर्स्टली आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कल के वीडियो में। ऑलमोस्ट आधे घंटे के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था और आपने लगभग 100 व्यूज़ प्लस दे दिए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो आज दोस्तों मैं 1 जनवरी 2022 का जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसके पेडागोजी को डिस्कस करने वाला हूँ। और ये पेपर आपका पेपर 1 का ही है, लेवल 1 का, और 30 मार्क्स की पेडागोजी हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं जो तैयारी किया था उसमें मैंने ज़्यादा कुछ मतलब लर्न कुछ किया नहीं था खास, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट बेसिस को मैंने समझा था, तो उसी बेसिस पे नंबर मैंने ऑब्टेन किया था। तो आपको मैं उसी तरह से बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आपके यहाँ लिखा हुआ है पेपर 1, डेट लिखा हुआ है 2022 जनवरी 1, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये आपका ग्रुप है हिंदी इंग्लिश का, और टोटल 150 नंबर क्वेश्चन हैं। इसमें से 30 मार्क्स के पेडागोजी हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो इस बार भी ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार अच्छे से इसकी जो मॉक टेस्ट होते हैं उसको अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है उसमें थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करने के 4 ऑप्शंस होते हैं। एक क्वेश्चन को रेड टिक करना होता है, क्वेश्चन को ग्रीन टिक करना होता है, और क्वेश्चन को इस तरह से 3-4 टिक होते हैं। और एक होता है ब्लू पर्पल टिक। पर्पल टिक मतलब उसको आपको दोबारा से करना है, और ग्रीन मतलब होता है कि आपने टिक कर दिया है। तो उन सब चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं उस पर डिस्कस भी कर लूँगा, ठीक है, आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो को। तो पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट अ डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि कौन से प्रिंसिपल में ये बताया गया है, कौन से सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग रेट से डेवलप होते हैं, है ना, अलग अलग चरणों में विकसित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, डेवलपमेंट इज़ यूनिडायमेंशनल। डेवलपमेंट क्या है, एक आयामी होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ अनडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये कि ये एक दिशीय होता है। डेवलपमेंट इज ए डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट एक क्या है, असतत मतलब प्रक्रिया है, नहीं असतत तो नहीं है, सतत प्रक्रिया होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। और डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल और सिफेला कॉडल। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो विकास की जो अधोगामी और शीर्षगामी होती है, विकास की दिशा अधोगामी शीर्षगामी होती है। यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। अब देखिए, प्रॉक्सिमल क्या होता है, प्रॉक्सी डिस्टल क्या होता है, मतलब ये कि सर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होता है। और सिफेलो कॉडल जो होता है बेसिकली उसमें सेंटर से यानी कि सेंटर से मतलब बाहर की तरफ होता है, ठीक है। बेसिकली अब देखेंगे तो जो बच्चे होते हैं वो पहले अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं, फिर धीरे धीरे उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखते हैं, है ना। उसके बाद ही धीरे धीरे वो बॉडी को करते हैं, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर और सर से नीचे की ओर। मतलब ये कि बच्चे पहले अपने पैर चलाते हैं, फिर गर्दन हिलाते हैं, गर्दन को हिलाते हैं, फिर पैर को हिलाते हैं। इस तरह से नीचे से सर से नीचे की ओर डेवलपमेंट होगी, और सेंटर से बाहर की ओर होगी, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है। तो पहला देखिए, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जो बच्चे का जो विकास होता है वो सोशियो कल्चरल यानी कि सामाजिक संस्कृति प्रक्षेप में होता है, ठीक है। चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। मतलब बच्चे की जो बचपन होते हैं उसको हम 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांट सकते हैं। चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस। बच्चों का जो विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, बातचीत द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल ही इसको आप एक्सक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन गलत है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज सोली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। बच्चों का विकास सिर्फ और सिर्फ उसके जेनेटिक यानी कि उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, उसके जीन पे डिपेंड करता है, जो कि कहीं ना कहीं वो भी गलत है। आपको पता होगा कि डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे का जेनेटिक और बच्चे का एनवायरनमेंट दोनों का कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसके थ्रू बच्चे का डेवलपमेंट होता है।
तो इसका ऑप्शन 1 मुझे लगता है सही है कि बच्चे का जो विकास है वो उसके सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है, उसके सामाजिक संस्कृति परिक्षेप में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 को सही लेके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि थर्ड क्वेश्चन है। दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली, और आज छोटी दिवाली है, धनतेरस कल था। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए पढ़ाई और बेस्ट नंबर लाइए, हमेशा मतलब टॉप कीजिए, ठीक है, 120 प्लस स्कोर लाइए। तो आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे लिए दिवाली का गिफ्ट होगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रीडिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिपोजिशंस इज कॉल्ड, मतलब ये कि अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की क्रिया, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अनुवांशिक चीज़ों का, अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक जो डेवलपमेंट होता है उसको हम पहले से डिटरमाइन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशंस या मैचुरेशंस। देखिए इसमें जो चारों ऑप्शंस है उसमें से मैं जाऊंगा आपका ऑप्शन एडेप्टेशंस। तो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें बच्चे अडेप्ट करते हैं चीज़ों को। लर्निंग कहीं ना कहीं हम उसको प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशंस और मैचुरेशन, तो मैचुरेशन मुझे लगता है कि इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर इसमें लगता है कोई कुछ मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी ये पहली बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ पहली बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने क्वेश्चन पहले किया नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज ए प्राइमरी एंड डैश इज सेकेंडरी स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब इसमें से पहला और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है। तो दोस्तों जैसे कि बताया होगा कि डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का, उसमें सबसे पहला जो प्राथमिक जो मतलब जो वो है समाजीकरण का जो बच्चों का होता है, उसमें सबसे पहला होता है फैमिली। बच्चे अपने पहले परिवार से सीखते हैं, तो बच्चे का सबसे जो डेवलपमेंट होता है प्राइमरी, वो उसके फैमिली से होता है। तो फैमिली पहला ऑप्शन होगा। सेकेंडरी क्या हो जाएगा? फैमिली सेकेंडरी हो जाएगा स्कूल, ठीक है। बच्चे पहले अपने घर में सीखते हैं, फिर इसके बाद वो उसकी दूसरी जो डेवलपमेंट होगी वो उसके स्कूल में जाके होगी, ठीक है, बच्चे स्कूल में जाके सीखते हैं। तो प्राइमरी हो गया फैमिली और सेकेंडरी हो गया स्कूल। क्लियर? आगे दोस्तों बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन पे, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ 7 to 8 years ओल्ड चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चे की जो प्राइमरी बेसिस होगी 7-8 साल के बच्चे की सोचने की, वो किस तरह से मोरल डिसीजन लेगा, है ना। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार क्या 7 से 8 वर्षीय बच्चे जो होंगे वो नैतिक, उनका किस तरह से वो निर्णय लेंगे। तो सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, पनिशमेंट ओबीडियंस और यूनिवर्सल एथिकल। देखिए दोस्तों यूनिवर्सल एथिकल जो होता है वो कहीं ना कहीं सबसे टॉप स्टेज होता है जहाँ बच्चे पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, जब मतलब 15-16 साल की अवस्था के बाद। तो यहाँ पे बच्चे 7-8 साल के बच्चे जो होंगे वो किसी भी काम को उस तरह से करेंगे जैसे वो पनिशमेंट के डर से या ओबीडियंस मतलब आज्ञा पालन और दंड और आज्ञा पालन के थ्रू वो क्वेश्चन जो करेंगे, मतलब वो ये पहले सोच लेंगे कि ये काम करना गलत है, इसमें दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, और दूसरा ये कि आज्ञा पालन, वो जो ये चीज़ें सही है, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, तो इस तरह से वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मुझे लगता है कि सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी रेफर्स टू। देखिए सीरिएशन का मतलब क्या होता है कि क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या होता है? तो टू एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल लेंथ, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग चीज़ों को उसके सीक्वेंस में, उसके क्रम में निर्धारित करना, ठीक है। उसके बाद द एबिलिटी टू टेक पर्सपेक्टिव अदर्स, यानी कि किसी वस्तु के किसी एक आयाम किसी दूसरों के प्रक्षेप लेने की क्षमता। टू अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज ए यूज्ड इन द स्टोरी टेलिंग, और टू एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेस लाइक वंस स्कूल, मतलब ये कि स्थान अपने विद्यालय के स्थानीय मानचित्र की क्षमता। तो अगर हम बात करें सीरिएशंस की बात करें तो बच्चों में इसका विकास जो होता है वो मतलब ऑप्शन 1 के साथ मैं जाऊंगा कि इसमें हमें बच्चों में ये एबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू सीरिएशन कि वह ऑब्जेक्ट को उसके लेंथ के अकॉर्डिंग उसको वो सीरिएशन कर सकते हैं, उसके माप के अकॉर्डिंग, उसके आकार के अकॉर्डिंग उसको वो सीरीज में क्रम में उसको सजा सकते हैं। तो ऑप्शन 1 मुझे लगता है कि सही है, ठीक है। आगे है नसीमा एट अ 5 years old इज सर्टेन दैट रोलिंग आउट अ बॉल ऑफ क्ले इनटू स्नेक क्रिएट्स मोर क्ले अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड द थिंकिंग। अब यहाँ पे
5 वर्षीय एक नसीमा एक बच्ची है जो सिर्फ 5 साल की है, उसको ये मानना है कि चिकनी मिट्टी के जो गोले होते हैं, मतलब जो आप मान लीजिए किसी मिट्टी को गोल बनाते हैं, गोल करना, और एक मिट्टी को लंबा करके उसको सांप बनाने में, उसका ये मानना है कि सांप बनाने पे ज़्यादा मिट्टी का वहाँ पे नीड होगी कंपेयर टू गोला बनाने की, जबकि मिट्टी दोनों में सेम हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करती है, वो सिर्फ लंबाई देख के उसको मतलब वो डिटरमाइन करती है। ऐसे में कौन सी थिंकिंग हो जाएगी ये, इसमें कौन सी थिंकिंग हो जाएगी, जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगात्मक या संक्रमक परिणाम निकालना। यानी कि ऑप्शन को ध्यान से देखिए, एनिमिस्टिक थिंकिंग, सेंट्रेशन, हाइपोथॉनिक डिडक्टिव रीजनिंग या ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस। तो दोस्तों इसमें आप क्लियरली देखिए ध्यान से कि संक्रमण परिणाम, हाइपोटॉनिक डिडक्टिव रीजनिंग। तो ऑप्शन 3 सही लग रहा है मुझे, ठीक है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसको आप करेक्ट कीजिएगा अगर गलत हो तो, ठीक है। मैं पहली बार क्वेश्चन कर रहा हूँ और मैं अभी प्रैक्टिस में ज़्यादा हूँ भी नहीं, तो अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं ये मतलब अभी सीटेट का मैंने क्वेश्चन बहुत टाइम से देखा भी नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलॉन्ग द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो लेव वाइगोत्स्की है उसने संज्ञानात्मक जो सिद्धांत दिया है वो किस पे आधारित है, सोशल कंस्ट्रक्टिज्म पे, बिहेवियरिज्म पे, साइको एनालिसिस पे या यूनिवर्सलिज्म पे। तो इसका आंसर होगा सामाजिक संरचना पे, ठीक है। वाइगोत्स्की ने जो अपना जो वो दिया है उसको क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे उसके थ्योरी आधारित है, ठीक है। अगला दोस्तों है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड बाय लेन वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हर सेल्फ। तो ले वाइगोत्स्की ने जो मतलब जो बच्चे जो खुद बातें करते हैं उसको उसने क्या नाम दिया है, उसको उन्होंने नाम दिया है ले वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच। क्या नाम दिया है, मतलब खुद से बातें करना, यानी कि प्राइवेट स्पीच हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। इसमें से कौन सा ऑप्शन ये कहता है कि भाई एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक जो ऐसा क्लास जहाँ पे प्रगतिशील कक्षा है, मतलब एक मॉडर्न क्लासरूम जहाँ पे वो किस पे फोकस करेंगे, कौन सी चीज़ों पे वो फोकस करेंगे या कौन सी उसकी विशेषता होगी। इसके ऑप्शन ध्यान सुनिएगा। फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मतलब बच्चे को जोर जोर से बोल के याद करवाना। एबिलिटी बेस्ड ऑन फिक्स्ड सजेशंस, मतलब एक योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव या कोलैबोरेटिव लर्निंग या यूज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, बच्चे को रिवॉर्ड देना, पनिशमेंट देना। तो पनिशमेंट जहाँ पे भी वर्ड हो दोस्तों उसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से एक्सक्लूड कर लीजिए, क्योंकि पनिशमेंट कहीं किसी भी ऑप्शन में सही फिट नहीं बैठता, पनिशमेंट कहीं ना कहीं गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। मतलब बच्चे ऐसी मतलब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चे आपस में मिल के जुल के और कोलैबोरेट करके मतलब वो पढ़ते हैं। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इज़ ए गुड एंड it actually express the progressive classroom. Okay, so collaborative learning is the correct answer. Well friend, 11 नंबर क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, चलिए, तो आप बोर नहीं हो रहे तो फिर आगे बढ़ेंगे। अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। एक अवस्था जिसमें बच्चे जो है वो दूसरों के मन की बातों को समझ जाते हैं, दूसरों की बातों को समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए घर में बच्चे होते हैं, अगर मान लीजिए पिता या मम्मी गुस्से में है तो वो मतलब उस टाइम वो उनके भाव मतलब उसको उनके मन को रीड कर सकता है। तो वो कौन सी होती है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो दूसरों के मन की बातों को जानना वो होता है इंट्रापर्सनल। क्या होता है वो, इंट्रापर्सनल, यानी कि व्यक्तिक बुद्धि। मतलब जब आप दूसरों की मन की बातों को समझ जाते हैं तो उसको हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप अपने मन की बात करें तो वहाँ पे इंटरपर्सनल हो जाएगा, लेकिन दूसरों के मन का क्या हो जाएगा, इंट्रापर्सनल। क्लियर। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन द NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाया गया है 2020 में उसको बताता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए ध्यान से। बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डिटरमेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। तो अपने लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में सीखना बाधक तो नहीं हो सकता, ये कहीं बच्चों को हेल्प करता है, बच्चों को आगे अच्छे से सीखने में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है।
तो स्कूल शुड इनकरेज चिल्ड्रेन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। स्कूल बच्चों को ये इनकरेज करेगी कि भाई बच्चे को सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश पहले सीखना चाहिए एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज कभी भी इंग्लिश नहीं होती, बल्कि बच्चे की मदर टंग होती है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों गलत है। इसके साथ मल्टी लैंग्वेजम हैज़ अ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। मतलब छोटे बच्चों के लिए जो मल्टी लैंग्वेजम होता है, यानी कि एक से अधिक भाषा यानी कि बहुभाषा होना उच्च संज्ञानात्मक का लाभ है। और बाइलिंगुअल अप्रोच कन्फ्यूजेस स्टूडेंट्स एज हैम्पर्स लर्निंग। मतलब एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करना क्लास में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है और लर्निंग में को रोकता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो मल्टी लैंग्वेजम यानी कि अलग अलग तरह के बच्चे अगर आएंगे, लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो इससे बच्चों को ऑब्वियस बात है बेनिफिट होगी। तो ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है अकॉर्डिंग टू NEP। ठीक है, अगर आपको NEP याद भी नहीं है ना, तो आप ऑप्शन को देख के समझ सकते हैं भाई कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जेंडर रोल्स हैं। जेंडर रोल्स आर क्या है, लर्न बिहेवियर, इमेट बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन या जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो जेंडर रोल जो होता है ये क्या है, मतलब जेंडर भूमिकाएं क्या होती हैं। जेंडर रोल मतलब ये कि बेसिकली सोसाइटी में एक तरह का ये सिस्टम मतलब माना जाता है बहुत पुराने ज़माने से कि जो औरतें होती हैं वो घर में खाना बनाती हैं, जो मतलब जो मेल होता है वो बाहर जाके जॉब करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का लर्न बिहेवियर है। क्या ये लर्न बिहेवियर है जेंडर रोल। ठीक है, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, लर्न बिहेवियर। मतलब बच्चों को आप शुरू से ही उसको सिखाते हैं कि इस तरह से काम करना चाहिए। आप लड़की हो तो आप ऐसे करोगे, आप लड़के हो तो आपको ऐसे करना चाहिए, लड़कियां रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं तो ये डिटरमाइन कौन करता है, कहीं ना कहीं ये एक तरह का लर्न बिहेवियर है। ऑप्शन 1 करेक्ट मानेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, द प्राइमरी गोल ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। अब देखिए प्राइमरी ये जो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन होता है, यानी कि बच्चों का सतत और व्यापक जो मूल्यांकन होता है, इसका प्राइमरी गोल क्या है, मतलब इसका मुख्य गोल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। टू कंपेयर स्टूडेंट्स, मतलब कभी भी स्टूडेंट्स को कंपेयर करना एक दूसरे से, ये कहीं ना कहीं गलत माना जाता है, क्योंकि बच्चों का तुलना करना आपस में, क्योंकि सभी बच्चों की क्वालिटी अलग होती है। कुछ बच्चे जन्म से बहुत उनकी IQ हाई होती है, कुछ बच्चों के लो होते हैं। तो ये सब चीज़ें कंपेयर करना कहीं ना कहीं गलत है। ओके, तो ये कभी भी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में नहीं आएगा। तो ऐसे चिल्ड्रेंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स, यस मे बी ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, टू असाइन रैंक्स टू स्टूडेंट्स एज पर देयर परफॉर्मेंस। स्टूडेंट को रैंकिंग करना, मान लीजिए कोई स्टूडेंट बहुत कमज़ोर है, उसको हम रैंक करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। तो रैंकिंग करना भी दिस इज काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स। टू डिक्लेयर स्टूडेंट्स एज पास और फेल, बच्चे को सिर्फ पास फेल दिखाना ही स्टूडेंट का मतलब स्कूल का या ये एग्ज़ाम का एक महत्व नहीं होता है कि बच्चे को सिर्फ पास फेल देना है, बल्कि उसके इंटेलेक्चुअलिटी को उसको डेवलप करना, उसके सोच को डेवलप करना, उसको पढ़ाना, दैट इज़ अ मेन मोटो। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट कि इसमें हम बच्चों को टू एसेस चिल्ड्रन लर्न स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे क्या सीख रहे हैं और उसमें क्या चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ करेक्ट। ऑप्शन 2 इज़ डेफिनेटली करेक्ट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड ऑफ फॉर अ क्लास व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड। मतलब क्लास में जाने से पहले या क्लास में असेसमेंट को डिसाइड करने से पहले एक टीचर को क्या सोचना चाहिए। मतलब अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति जब टीचर बनाते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट जब करते हैं, जब वो एवैल्यूएशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ उनके माइंड में होनी चाहिए। पहला ये ऑप्शन देखिए, हु इज़ गोइंग टू यूज़ द रिजल्ट बिसाइड मी, है ना, क्या है, मेरे अलावा इन परिणामों कौन उपयोग करेगा। सेकेंड, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड द लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट द माई पेडागोजी, या विच मेथड वुड हेल्प टू एबल द सेग्रेट स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन 4 जो है ना, कहीं स्टूडेंट को लेबल करना, अच्छे स्टूडेंट्स को अलग लेवल देना, अब जो पढ़ने में थोड़ा जिनका रिजल्ट थोड़ा कमजोर है उनको अलग लेवल देना, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। सो ऑप्शन 4 जहाँ जहाँ दोस्तों हो उनको आप हटा सकते हैं। ऑप्शन 4 कहाँ कहाँ है, 2 में और 3 में, यानी कि इसको आप एलिमिनेट कीजिए। अब आगे थोड़ा देख लीजिए व्हाट इज बेस्ट वे, तो आई थिंक सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड क्या है।
4 तो गलत ही है, तो 1 2 3 और 1 और 2, 3 में क्या, विच मेथड वुड हेल्प टू रिफ्लेक्ट द पेडागोजी। ऑप्शन 1 के साथ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है एक्सक्लूडिंग द फोर्थ वन जहाँ पे हम स्टूडेंट को लेवल कर रहे हैं उसको हटा के ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मे बी ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो सकता है, बट इसमें देख सकते हैं, अगर मिस्टेक हो तो बताइए, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइजेज, अब इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि एक ऐसा क्लासरूम, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे हर तरह के बच्चे, मतलब चाहे बच्चे पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, चाहे बच्चे पढ़ने में बहुत वीक हैं, चाहे बच्चे में अलग तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सभी बच्चों को एक साथ एक ही जगह, एक तरह का डेमोक्रेटिक क्लासरूम जैसा, जहाँ सब बच्चे आपस में सीख सकें, कोलैबोरेट कर सकें। तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब यही होता है, ठीक है, जहाँ हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं और एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, सुनिए। EWS विच मीन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे और बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो उनको प्राइवेट्स में भी कहीं ना कहीं उनको कोटा मिलनी चाहिए। तो ये इंक्लूडिव एजुकेशन का कहीं ना कहीं ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों, प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चों का मतलब एजुकेशन मिलना चाहिए, तो ये गलत ऑप्शन है। स्टूडेंट्स विद द डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन द स्पेशल स्कूल, नहीं, बिल्कुल गलत है कि भाई जिन बच्चों में कमियां हैं उनको हम किसी स्पेशल स्कूल डालेंगे तो बाकी बच्चों से कैसे वो सीखेंगे जो नॉर्मल बच्चे हैं, तो ऑप्शन 2 भी गलत है। ओनली इंग्लिश बी टॉट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, सिर्फ इंग्लिश से पढ़ाना, कभी भी इंग्लिश में सिर्फ पढ़ाना, दिस इज नॉट अ गुड एक्चुअली थॉट्स। वी शुड टीच स्टूडेंट्स इन अ वे इन विच दे स्टूडेंट्स प्रेफर मोस्ट, यानी कि बच्चे को मदर टंग के लैंग्वेज में सिखाना इज द बेस्ट वे। सो ऑप्शन 1 2 3 आप देख सकते हैं तीनों क्या है, गलत है। अब यहाँ पे ऑप्शन 4 देखिए, ऑल चिल्ड्रन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड इक्वली एजुकेशन, यानी कि सभी बच्चों को, चाहे बच्चे किसी भी तरह का हो, एबिलिटीज में हो, जैसा मर्जी हो, बट उन सभी को एक जैसा और क्वालिटी एजुकेशन देना, दैट इज द मेन मोटो ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम्स। ओके, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक ऑप्शंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप कोई भी अगर अपनी वीडियो को खोल रखा है तो आप वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ये सभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको लर्न करना मुझे लगता है कि मैंने नहीं किया था तो मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो अगर आप कर सकते तो जरूर कर लीजिए, बट ऐसे भी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट सो बिग डील टू अटेम्प्ट। ओके, तो क्वेश्चन 17 देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, एक एजर्शंस है, एक रीजन है। एजर्शन मीन्स स्टेटमेंट, रीजन मीन्स उसको सपोर्ट करता हुआ एक एक्सप्लेनेशन। तो एसर्शंस क्या है, वाइल टीचिंग अ टीचर शुड यूज अ वेराइटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट इन टीचिंग। एक टीचर जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तो वो अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, या अलग अलग तरह का कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करता है पढ़ाने में, दैट इज़ वेरी गुड। टीचर नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट देयर डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स। इसके साथ साथ टीचर को अलग अलग तरह का मतलब पेडागोजी या अलग तरह का मतलब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि अलग अलग बच्चों की नीड्स जो है उसको पूरा हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि रीजन जो है वो एजर्सन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आई विल गो विद द ऑप्शन 2 विच मीन A and R is true but R is not a correct explanation of option A. बट आप ऑप्शन 1 के साथ भी कोशिश कर सकते हैं, बट ऑप्शन 2 इज बेस्ट फॉर मी। बाकी फॉल्स तो नहीं है, फॉल्स इसमें से एक भी स्टेटमेंट नहीं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, आपको लगता है ना कि दोनों करेक्ट है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों ध्यान से, अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग। एक बच्चा है जो लिखने में उसको बहुत समस्याएं आती हैं। She also experiences the challenges in the formation of the alphabets and space of words. उसको ABCD को लिखने में दिक्कतें होती हैं। These characteristic of hints towards the following. अब देखिए, जब भी लिखने की समस्याएं आए और मतलब लिखने से या वर्ड से जुड़ी समस्या आए, जहाँ बच्चे को उल्टा दिखता है, उसको 51-15 दिखता है, उसको जो B है वो D दिखता है ना, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है वो है डिस्ग्राफिया। क्या है वो? डिस्ग्राफिया। देखिए, डिसलेक्सिया क्या होता है, माइंड से IQ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। डिस्ग्राफिया जो है राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डिसकैलकुलेशिया मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो होता है दोस्तों, उसमें बच्चे
का कंसंट्रेशन बहुत लो रहता है और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे का ध्यान हमेशा भटकता रहता है, कभी भी क्लास में वो एक जगह अपना दिमाग शांति से एक जगह फिक्स नहीं रख सकते, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। इसका एक ट्रिक भी है, डिसकैलकुलेशिया। कैलकुलेशिया किस में होता है, कैलकुलेशिया किस में होता है, बेसिकली ये होता है मैथ्स से रिलेटेड, ग्राफिया मीन्स रिटन वर्ड्स रिलेटेड, और डिसलेक्सिया मीन्स लर्निंग का प्रॉब्लम, बच्चे को IQ लेवल का प्रॉब्लम, इसको डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाँ, तो 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसमें देखिए, टू कैटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग द स्टूडेंट्स टीचर शुड, मतलब अब देखिए क्लासरूम में क्या होता है, बच्चों के अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे सामान्य होते हैं। तो इन तरह के जो अलग अलग डिफरेंसेज होते हैं बच्चों में, उसको ठीक करने के लिए, उससे कैटर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, यूज़ अ स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस मेथड एंड यूनिफॉर्म वे। तो आप एक तरह का वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। यूज ए वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड मीन ऑफ असेसमेंट। यस, आप इस तरह की चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप अलग अलग तरह के मेथड्स को इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं आप क्लासरूम्स में आप डिफरेंट स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो और भी ऑप्शन देख लीजिए। वैसे यूज़ यूनिफॉर्म पेडागोजी, यूनिफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि, और यहाँ देखिए मेमोराइजेशन है, तो मेमोराइजेशन जो है कहीं ना कहीं बच्चों को रट्टा लगवाना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन 4 देखिए, द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट एंड फोकस ऑन रिकॉल। रिकॉल पे कभी फोकस नहीं कर सकते, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इज ए परफेक्ट, बाय रेस्ट 3 आर यूजलेस और समथिंग इज रॉन्ग इन दैट, सो आई थिंक 3 विल बी कंसिडर्ड एज रिमूव्ड। ओके, सो ऑप्शन 2 को हम यहाँ पे सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या अलग अलग तरह का पेडागोजिकल आपको अप्रोचेस अपनानी पड़ेंगी आपको स्टूडेंट्स की नीड को पूरा करने के लिए। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। एक बच्चा जो बहुत क्रिएटिव है, मतलब वो अलग अलग चीज़ों को बनाता है, उसको अलग, मतलब क्लास में बहुत क्रिएटिव है। वो क्रिएटिव समझते हो ना, जैसे मान लीजिए बच्चा में बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे वो म्यूजिक में अच्छा है, डांस में अच्छा है, उसकी गेम्स में अच्छा है, वो ड्राइंग अच्छा करता है। तो क्रिएटिव स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। तो वो बच्चे कैसे होंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग होंगे, इम्पल्सिवनेस होगा, कॉन्सेंट्रेशन, सेंट्रेशन इन थॉट, या कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ऐसे बच्चे जो मतलब क्रिएटिव होंगे, उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा अलग अलग होगी। उसकी थिंकिंग क्या होगी, वेरियस होगी। वो उसको आप एक प्रॉब्लम देंगे तो उस क्वेश्चन को वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उनकी थिंकिंग कैसी होती है, डाइवर्जेंट। क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थॉट थ्रू। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना नॉलेज किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से नॉलेज गेन करते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरेशंस, प्ले, एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, या इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। तो यंग जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना जो नॉलेज है वो कैसे गेन करेंगे, एक्टिव एक्सप्लोरेशन से, खुद वो अपने आप को एक्सप्लोर करते रहेंगे नई चीज़ों को, प्ले करके भी करते हैं, एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिव, वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेंगे। आई थिंक ले वैगोस्की ने कहा है कि भाई बच्चे जो होते हैं वो छोटे से साइंटिस्ट, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, और इंटरेक्शन विद पीयर्स, यानी कि 1 2 3 4 आई थिंक ऑल ऑप्शंस इज करेक्ट, सो गो विद द 4 ऑप्शंस। ओके, आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, छोटे बच्चे की संज्ञान और अर्थ किस प्रकार से निकलते हैं। सॉरी, ये तो हो चुका है दोस्तों। मैं इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश समझने में तो मैं आपको हिंदी में भी बता सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट करना। आप प्लीज़ देखते हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक किया करो, और मुझे बताया करो कि भाई आप मतलब सजेस्ट किया करो, एटलीस्ट आइडिया तो कम से कम क्या चाह रहे हैं आप। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू हेल्प द चिल्ड्रंस मेमोराइज द फोन नंबर्स, टीचर सजेस्टेड दैट स्टूडेंट्स टू डिवाइड 10 डिजिट नंबर्स इनटू 3-4 स्मॉल यूनिट्स। द स्ट्रेटजी सजेस्टेड बाय द टीचर हियर कॉल्ड। देखिए एक तरह से एक बच्चे को एक फ़ोन नंबर याद कराने के लिए टीचर ने क्या किया, 10 डिजिट नंबर को, फ़ोन नंबर 10 डिजिट का ही होता है, उन 10 डिजिट नंबर को उसने 3-3 4-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये मेथड क्या कहलाता है, चंकिंग, इनकोडिंग, एसिमुलेशन या एडेप्टेशन। तो इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में किसी को बांटना चंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, चंकिंग, यानी कि खंडीकरण। अब देखिए ऑप्शन ही क्या है, खंडीकरण, खंड करना। तो ये आपको चंकिंग इज अ करेक्ट आंसर। इसमें आपको रट्टा की क्या जरूरत है, बस आपसे समझ लेंगे, ऐसे ही समझ रहे हैं ना। और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड ऑन इन मोस्ट इन स्कूल्स। मतलब किस तरह की लर्निंग जो है वो मतलब मोस्टली एम्फेसाइज होना चाहिए, मतलब उस पर ज़्यादा लोगों का, मतलब टीचर्स का ध्यान होना चाहिए, उस तरह से बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब निम्न से किन से अधिगमन की दिशा पर विद्यालयों को सबसे अधिक बल देना चाहिए।
तो एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन एंड सराउंडिंग्स, चलिए ये भी सही लग रहा है। रेट रेट नहीं, रोट होगा, रोट मेमोराइजेशन इज रॉन्ग क्योंकि रट्टा लगाना दैट इज वेरी रॉन्ग। पैसिव इमिटेशंस, मतलब बच्चे अगर पैसिव रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे तो कैसे सीखेंगे, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कंडीशनिंग द बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस, यानी कि उद्दीपन इनक्रिया संबंधों का व्यवहार में अनुबंधन। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन 1 इज परफेक्ट बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स को सिखाना दैट इज करेक्ट, अपने वो भी अपने सराउंडिंग से, ये तो बहुत आइडियल लग रहा है मुझे ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 क्या है, सही है। ठीक है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग एमंग स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग एमंग स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन ये बताता है भाई कि सोशल कंस्ट्रक्ट जो है वो अप्रोच इसमें से ऑप्शन बताता है। अब सोशल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, बच्चे जो हैं वो अपने सोशल या अपने आसपास की चीज़ों को देख के अपने ज्ञान की रचना करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवर्स देम फॉर विद कैंडी करेक्ट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, Pramati has the students choose from variety of books to read. Those students who read a particular book on a made discuss to the regular basis. Arundhati emphasizes to the importance of using conceptual materials to help determine the meaning of new words. Rekha has the students write each words they miss the spelling test and 5 times to get. ये क्या बच्चे को एक वर्ड्स को बार बार लिखवाना, that is not a correct way. तो सलमा जो है फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करती हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चे जब चीज़ों को, नई नई चीज़ों को देखते हैं, कार्ड देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो उसको जल्दी सीखते हैं। तो कार्ड के थ्रू बच्चों को सिखाना वह बेस्ट ऑप्शन है, विच मीन 1 इज आई थिंक करेक्ट, 1 तो करेक्ट है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। परमति हर स्टूडेंट्स पहला तो सही है। ठीक है, एंड देखते हैं और ऑप्शन कौन कौन से। परमति हैज स्टूडेंट्स चूज देयर वैरायटी ऑफ बुक्स टू रीड टू, अब देखिए अलग अलग तरह की किताबों का इस्तेमाल करना भी ऑल्सो गुड ऑप्शन। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग कंसेप्चुअल्स, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ऊपर फोकस करना, जो चीज़ें लिखा हुआ है उसी के ऊपर सिर्फ बात करना, दैट इज रॉन्ग। तो ऑप्शन 1 और 2 दैट इज आइडियल। तो 1 2 कहाँ पे है, ऑप्शन 4 में देखिए 1 2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन द स्टूडेंट्स, मतलब आप एक शिक्षक हैं और आप किस तरह से बच्चों को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डेवलप करेंगे। जनरेटिंग फियर, बच्चों को डर का भावना बना के आप उसको मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का, आप बच्चों को डरा देंगे तो क्या उनको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब उनको प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं डर के माहौल में, बिल्कुल भी नहीं। इंकरेजिंग अ फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मतलब एक ही तरीके से बच्चों को सिखाना कि बच्चे आप इसी तरीके से सॉल्व करो, दैट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, अपने एनालिसिस को आप इंकरेज करना कि भाई आप जो सीख रहे हो उसको एनालाइज, मतलब उसको अप्रिशिएट करना उनके एनालाइज को। एम्फेसिजिंग ऑन द यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन, मतलब निष्क्रिय होकर चीज़ों को याद करना, दैट इज रॉन्ग। तो ऑप्शन 3 इज आइडियल, तो ऑप्शन 3 को हम करेक्ट मान के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप जैसा कि समझ पा रहे होंगे कि यार आप देखिए ध्यान से तो आपको क्लियर पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस को लर्न करने की नीड है ही नहीं, आप ऐसे ही देखेंगे क्वेश्चन तो आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट विल रिजल्ट इन द फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये बताता है कि भाई लर्निंग जो है, जो बच्चों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, बच्चे को जो आप माहौल दे रहे हैं वो एक मीनिंगफुल यानी कि एक अच्छी लर्निंग की विशेषता होगी। तो प्रमोटिंग डी कंसेप्चुअलाइज्ड लर्निंग इन द क्लासरूम। ठीक है, इंकरेजिंग द मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम, इंकरेजिंग द रूट लर्निंग तो बहुत गड़बड़ है। कॉपिंग आंसर्स, किसी आंसर्स को दूसरे से कॉपी करवाना को आप उसको आप बच्चे को अगर आप बोर्ड पर लिख के कॉपी करवाएंगे तो क्या वो चीज़ को सीखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे को इनक्रेज करना, अलग अलग तरीके से मल्टीपल वे से करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना इज अ गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे हम मीनिंगफुल लर्निंग को ऑप्शन 2 के साथ चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंसेस द इमोशंस डैश व्हेन दे वर एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क। तो स्टूडेंट्स जो है आर लाइकली टू एक्सपीरियंसेस, मतलब ये कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित है तो उसमें डैश भावना, अगर बच्चे अंदर से अगर उनमें एक तरह का सेटिस्फैक्शन है किसी काम को करने के प्रति, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक तरह का प्राइड डेवलप होगा। क्या होगा, प्राइड। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राइड। बच्चों में अगर बच्चे खुद से अपने कामों को एक्सपीरियंस के थ्रू करते हैं तो उसमें क्या होगा, शेम क्यों होगा, उसमें शेम बिल्कुल नहीं होगा, एंगर भी नहीं होगा, बल्कि प्राइड होगा। ठीक है, प्राइड इज गर्व की बात होगी ना,
तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एट अ प्राइमरी लेवल यूज अ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी इनकरेज्ड बिकॉज, मतलब प्राथमिक स्तर पे हम शिक्षा में अलग अलग तरह का मल्टी सेंसरी अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशंस। ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी देता है जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो कुछ बच्चे जो शिक्षा से वंचित होते हैं उसको मौका देता है। बिल्कुल ये भी ठीक लग रहा है। इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टाइम टीचर। ठीक है, टीचर के पास टाइम ही टाइम होता है, ऐसा नहीं कि भाई टीचर का टाइम बचाने के लिए हम चीज़ों को फॉलो करें, दैट इज़ रॉन्ग ऑप्शन। इफ इट yields द डॉक्टिलिटी अमंग चिल्ड्रन, मतलब ये कि बच्चों में आज्ञापरता पैदा करता है, ये भी सही नहीं लग रहा है। तो आई थिंक 1 भी सही है और 2 भी सही लग रहा है मुझे। बट 1 क्या है कि अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों में क्या होगा कि लर्निंग जो होगा वो इफेक्टिवली होगा। लेकिन साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते और वो उसमें अगर सेंसरी चीज़ों का यानी कि टच करके चीज़ों का अगर सीखते हैं तो वो भी उनको भी बेनिफिट होगा। तो ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है, 1 को आप लेके चल सकते हैं। हाँ दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन ऑफन फ्रॉम alternative conceptions and misconceptions about various concepts, which of the following statement is not correct। मतलब एक बच्चे जो हैं उनके पास कुछ कंसेप्शंस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं मिसकंसेप्शन होते हैं, यानी कि उनकी संकल्पना होती हैं, कुछ वैकल्पिक संकल्पनाएं होती हैं, कुछ भ्रांतियां होती हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स शुड बी हाईली डिस्करेज। मतलब बच्चों की भ्रांतियाँ, बच्चों की जो कंसेप्शंस हैं उनको आप डिस्करेज करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे जब छोटे होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत सारी चीज़ें उनको पता होगा, बहुत सारी चीज़ें उनको भ्रांतियाँ होंगी, तो उनको डिस्करेज करना सही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शन इज़ वेरी नेचुरल अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स। ठीक है, ये तो होती है, बड़ों में भी होता है भ्रांतियाँ, क्या छोटे बच्चे में सिर्फ होती है? A teacher should definitely attend these alternative conception and misconception as they are significant in the process of learning। Option 3 भी सही लग रहा है मुझे। Alternative conception and misconception are not always baseless rather than present children's intuitive ideas। तो ये baseless तो नहीं है, तो ऑप्शन 3 को आप लेके सही चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। दोस्तों अब 30 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डैश व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स द टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर डैश लर्निंग। यानी कि निम्न में से अधिगमन का कौन सा परिक्षेप ये कहता है कि ठोस प्रलोभनों के द्वारा, पुरस्कारों के द्वारा बच्चों को सीखने को प्रेरित किया जा सकता है? ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव या सोशियो कल्चर? इसमें से मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी और समाजवादी। तो यहाँ पे ऑप्शन मैं लेके जाऊँगा बिहेवियरिज्म, है ना। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि बच्चों को आप उनके गिफ्ट के थ्रू और गिफ्ट के थ्रू आप उनको सिखा सकते हैं, उनको आप प्रलोभन के थ्रू आप सिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों देखिए 2-4 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि मतलब मैं बहुत टाइम से मैं क्वेश्चन जो है वो मैं मतलब सीटेड का देख नहीं रहा हूँ, तो अगर मिस्टेक हो तो उसको आप मेरे करेक्ट कीजिएगा। बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 20+ क्वेश्चन वो आप क्लियर देख सकते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, मतलब उसको आप पढ़ के समझ के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा क्वेश्चन। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, थैंक यू।